चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ जाए। अच्छा भी चलें बेटा देखें, ये हमारे पास क्या है, क्विक रिवीजन है पेपर 2 का, राइट। अगर पेपर 2 को एक ग्लांस में हम देखें तो कुछ चीजें हमारे पास आती हैं जो इसमें मैंने यहाँ पे जो ब्रीफली लिखा हुआ है। जिस तरह यहाँ पे एल्गोरिथम की डेफिनेशन आ गई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिजाइन ऑफ अ सॉल्यूशन। एल्गोरिथम कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन का एक डिजाइन है। एल्गोरिथम के हमारे पास 3 मेथड है, यानी डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन। एल्गोरिथम एक डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन है और डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन के 3 मेथड हैं। आपका डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रक्चर चार्ट हो सकता है, आपका डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो फ्लो चार्ट हो सकता है, आपका डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन टू डू कोड हो सकता है। ये सब क्या है हमारे डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन है। हमारा पहला पेपर थ्योरी है या कोडिंग? हमेशा थ्योरी होता है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हमारे पास ये हो गई बात हमारी। फिर उसके बाद हमें डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स चाहिए। हमारे सिलेबस में 4 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। पहली डेटा स्ट्रक्चर है वेरिएबल। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर वैल्यूज दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम चला रहे हो तो वैल्यू चेंज होती रहती है। जिस तरह आप गेम खेल रहे हो तो स्कोर अपडेट होता रहता है, लाइफ चेंज होती रहती है, ठीक है। इसी तरह आपने सपोज किया कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे पहुंचे अपनी बास्केट लेकर, तो आपका बिल चेंज होता रहता है। एक आइटम को स्कैन करेगा, कुछ अमाउंट आ रहा होगा, एक और आइटम को स्कैन करेगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, एक और आइटम को स्कैन करेगा, अमाउंट बढ़ जाएगा। तो चेंज हो रहा है वैल्यू। तो वैल्यू जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो रही है, उसको हमने वेरिएबल कहा। फिर हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट में वो चीज है जो चेंज नहीं होती कभी भी। फॉर एग्जांपल गेम के दौरान आपका प्लेयर का नेम वो चेंज नहीं होता। सपोज के टैक्स का रेट फिक्स है तो वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। हमारे पास 2 और डेटा स्ट्रक्चर्स है डेटा को स्टोर करने के लिए। एक को हम कहते हैं एरे, ये तीसरी डेटा स्ट्रक्चर है। हाँ, इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। और एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर देते हैं ऑन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, और वो है फाइल। फाइल के अंदर ये होता है कि आपका डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो चौथी डेटा स्ट्रक्चर आपके पास है फाइल। फाइल में और इन सब में क्या डिफरेंस है कि फाइल में स्टोर किया हुआ डेटा जो है वो हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। वेरिएबल, कांस्टेंट और एरेज में स्टोर किया हुआ डेटा रैम में होता है। जब तक कंप्यूटर चल रहा होगा, जब तक प्रोग्राम चल रहा होगा, जब तक कंप्यूटर की पावर ऑन होगी, ये डेटा रहेगा। प्रोग्राम क्लोज किया, डेटा इरेज हो जाएगा, और कंप्यूटर की पावर ऑफ कर दी, डेटा इरेज हो जाएगा। फाइल में स्टोर किया हुआ डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, हार्ड ड्राइव में होता है, एसएसडी में होता है, डीवीडी ब्लूरे में होता है, आपका क्या कहते हैं फ्लैश मेमोरी में होता है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में होता है। ये प्रोग्राम को क्लोज करने पर भी खत्म नहीं होता, और ये प्रोग्राम कंप्यूटर को शट डाउन करने पर भी खत्म नहीं होता। जब भी कोई डेटा स्टोर कर रहे होते हैं तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कुछ डेटा टाइप्स लेते हैं। डेटा टाइप बताती है कि किसी वेरिएबल में, कांस्टेंट में, एरे में कैसा डेटा स्टोर होगा और उन पे क्या क्या काम कर सकेंगे, राइट। तो इसमें टाइप ऑफ डेटा एंड टाइप ऑफ ऑपरेशन दोनों स्पेसिफाई होते हैं डेटा टाइप से। जैसे हमारे पास इंटीजर है, इसमें होल नंबर स्टोर होंगे कैलकुलेशन के लिए। रियल है, इसमें नंबर विद फ्रैक्शन पार्ट स्टोर होंगे कैलकुलेशन के लिए। ऑपरेशन कैलकुलेशन हो रहा है, डेटा जो है वो नंबर्स हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। इंटीजर में होल नंबर है और उसमें रियल नंबर। 4 में सिंगल कैरेक्टर आएगा, स्ट्रिंग में सीरीज ऑफ कैरेक्टर होगा। इन दोनों के ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई नहीं हो सकती है। इन दोनों को के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे लेफ्ट है, राइट है, मिड है, यू केस है, एल केस है, ये ऑपरेशन पे परफॉर्म करते हैं। बुलियन के अंदर हम वो डेटा स्टोर करते हैं जो ट्रू और फॉल्स हो, और डेट के अंदर हम डेट स्टोर करते हैं। डेट के अंदर से हम डे निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं। हाँ, बुलियन के ऊपर आप कंपैरिजन के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, रिलेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स है।
फिर उसके बाद अगर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे पास कभी 3 और कभी बोलते हैं 4 स्ट्रक्चर्स हैं। पहली है सीक्वेंस, ऑल डेटा आइटम्स आर रिटन इन ऑर्डर, ऑल आइटम्स ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर। जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने लिखा होगा उसी ऑर्डर में आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। यानी पहले अगर मैंने ये लाइन लिखी है फिर ये, तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी और फिर ये होगी। जो सीक्वेंस है, मोस्टली हम जो सीक्वेंस फॉलो करते हैं वो है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। पहले हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, फिर इसको प्रोसेस करते हैं और फिर हम आउटपुट देते हैं। सही, अब 3 हो गया, ये हो गया सीक्वेंस। दूसरी कंट्रोल स्ट्रक्चर है, दूसरी कंट्रोल कंस्ट्रक्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन को कंडीशनल भी बोलते हैं। इसमें हम यूज कर रहे होते हैं एक या दो अगर ऑप्शन हो तो उस वक्त, या मल्टीपल ऑप्शन हो तो उस वक्त। ये बेसिकली प्रोग्राम का फ्लो पाथ डिसाइड करता है कि प्रोग्राम को अब किस डायरेक्शन में जाना है। तो सपोज किया कि आपने क्या किया है कि मार्क्स इनपुट लिए हैं, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे पास की तरफ जाना है या फेल की तरफ जाना है। तो इसके लिए हम कोई कंडीशन ले लेते हैं, कोई क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। वो क्राइटेरिया ये बताता है कि आप पास की तरफ जाओगे या फेल की तरफ जाओगे। तो इसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, इनको सिलेक्शन भी बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर मार्क्स 50 या से ज्यादा हुए तो रिजल्ट पास होगा, अदरवाइज रिजल्ट फेल होगा। ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीपल आउटकम्स हैं तो फिर हम केस यूज करते हैं। जरा ग्रेड्स हैं, यहाँ तो हमने ग्रेड लिया ए स्टार, ए बी सी डी ई यू। ठीक है। वैसे कंप्यूटर के हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जो ये ग्रेड लेते हैं मोस्टली वो ग्रेड क्या होते हैं, डिस्टिंक्शन, मेरिट, पास एंड फेल। 80 से ज्यादा या 75 से ज्यादा डिस्टिंक्शन, 60 या 55 से ज्यादा मेरिट, 40 से ज्यादा पास और अदरवाइज फेल। तो 4 ऑप्शन हो गए। क्या हो गया, डिस्टिंक्शन, मेरिट, पास, फेल। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, केस सिलेक्शन। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट दो टाइप की है, एक इफ सिलेक्शन है और एक केस सिलेक्शन है। ठीक है। तो ये हो गया वहां पर। और फिर उसके बाद हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी भी प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम चलाने के लिए यूज करते हैं। इनको हम कहते हैं रेपिटेशन, इनको हम कहते हैं लूप, इनको हम कहते हैं इटरेशन। इसके अंदर 3 है हमारे पास, एक है काउंट कंट्रोल, एक है प्री कंडीशन और एक है पोस्ट कंडीशन। काउंट कंट्रोल के अंदर है फॉर टू नेक्स्ट। ठीक है। ये कब यूज करते हैं, जब हमें नंबर और रेपिटेशन पता हो। हमसे कहते हैं भी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, हमसे कहते हैं कि एक वीक के लिए डेली टेम्परेचर इनपुट ले ले, यानी 7 टाइम। हमसे कहते हैं भी एक साल में मंथली पे कैलकुलेट कर ले, यानी 12 टाइम। हमसे कहते हैं कि एक कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉयज हैं, उनकी पे कैलकुलेट करें, यानी 500 टाइम। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करते हैं, फॉर टू नेक्स्ट को यूज करते हैं। इसका हम काम क्या करेंगे, जैसे हमने कहा कि फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 30, इनपुट मार्क्स नेक्स्ट काउंट, ये होगा। अच्छा, एक होता है हमारे पास प्री कंडीशन लूप। इसमें हम कंडीशन को लूप के स्टार्ट में रखते हैं और ये लूप उस वक्त काम करता है जब कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। जैसे हमसे कह रहे हैं कि मार्क्स इनपुट लें और एस इनपुट रिजेक्ट इफ मार्क्स इज मोर देन 100 एंड इनपुट अगेन। अब आपने मार्क्स इनपुट लिया तो अब आपको डिसाइड करना है कि मार्क्स को एक दफा और इनपुट लेना है नहीं लेना है। तो इसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया क्या सेट किया है कि अगर मार्क्स 100 से ज्यादा हुए तो दोबारा इनपुट लेना है। तो हमने क्या कहा कि वाइल मार्क्स इज ग्रेटर देन 100, तो अब क्या कर रहा है, ये दोबारा ये एरर रिपोर्ट देके दोबारा मार्क्स इनपुट ले रहा है। ठीक है। अब तो ये वाला लूप जो है कितनी मरतबा चलेगा, जब तक यूजर 100 से ज्यादा मार्क्स एंटर करता रहेगा ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही वो 100 से ज्यादा मार्क्स एंटर नहीं करेगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, प्री कंडीशन लूप। एक इसमें कंडीशन हमने, ये हमारा लूप है जो मैंने आपको
येलो कलर से सर्कल किया है, ये हमारा लूप है। ये लूप का स्टार्ट है, ये लूप का एंड है, और कंडीशन लूप के स्टार्ट में दी हुई है, तो हम कहते हैं कि ये प्री कंडीशन लूप। एक होता है पोस्ट कंडीशन लूप, उसमें कंडीशन एंड में दी हुई है। जैसे यहाँ आपसे कह रहे हैं कि इनपुट वेट ऑफ पैसेंजर इन अ लिफ्ट, स्टॉप इनपुट इफ टोटल वेट इज मोर देन 600। अगर 600 से ज्यादा वेट हो जाए तो आपको इनपुट को स्टॉप करना है। आपने क्या किया कि टोटल को 0 कर दिया, लूप स्टार्ट कर दिया। ये पोस्ट कंडीशन लूप है। पोस्ट कंडीशन लूप को हम कहते हैं रिपीट अंटिल। ये पोस्ट कंडीशन लूप है, इसमें कंडीशन एंड में होती है और जब तक कंडीशन फॉल्स हो ये चलता रहता है। जैसी कंडीशन ट्रू होती है लूप टर्मिनेट हो जाता है। इसे कहा कि रिपीट इनपुट वेट, आपने वेट इनपुट ले लिया, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वेट, और वेट को टोटल में ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि क्या वेट जो है वो 600 के इक्वल या ग्रेटर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो दोबारा ये इनपुट लेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया लूप। सही। लूप के अंदर क्या कर रहा है, ये बार बार इनपुट ले रहा है और बार बार क्या कर रहा है, टोटल में ऐड करते जा रहा है। सही ना। ये कब तक टोटल में ऐड करता रहेगा, जबकि टोटल जो है वो 600 से ग्रेटर नहीं हो। जैसे 600 से ग्रेटर होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन जो है ये दी हुई है, और कहाँ दी हुई है, एंड में दी हुई है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन लूप। फॉर टू नेक्स्ट लूप जो है वो सेट नंबर ऑफ टाइम चलता है। वाइल डू एंड वाइल लूप जो है हो सकता है एक दफा भी ना चले अगर आपकी कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो जाए। और रिपीट अंटिल का लूप तो एटलीस्ट वंस तो चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि एक दफा चलेगा, कंडीशन के लूप के एंड में पहुंचेगा, वहां कंडीशन को चेक करेगा। अगर वहां कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप को ही टर्मिनेट कर देगा, फॉल्स हुई तो लूप को एक दफा और चलाएगा। सही है। ये हो गया आपके पास तीन कंट्रोल। एरर क्यों है? किसमें ये एरर क्यों लगा हुआ है? हमने कहा कि स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट लेने हैं, और मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है 100। हम्म, तो अगर आपने मार्क्स इनपुट दे दिया 1020, तो ये एरर होगा नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ, तो ये वो एरर है। इसने कहा था कि क्या कह रहा है, देखें। ये कह रहा है कि रिजेक्ट इफ मार्क्स इज मोर देन 100 एंड इनपुट अगेन। तो ये हमने ये बनाया। सही। अच्छा, ये हो गया आपके पास तीन लूप। अच्छा, अब कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने बात की थी कि सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, रेपिटेशन है। कभी कभी एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट मीन्स स्टोरिंग वैल्यू इन अ वेरिएबल। जैसे हमने कहा कि एक्स ए इक्वल्स टू 50, ये क्या कर देगा, ए के अंदर 50 रखेगा। यहाँ मैंने इक्वल्स टू के बजाय असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आप साथ साथ लेबल करते रहते हो। बेटा पानी लेना। सही है भाई। अच्छा, तो कितने कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गए? कभी कहते हैं 3, कभी कहते हैं 4। ठीक है, तो आपको 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन है, ये 6 है। काउंटिंग, टोटलिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट, लीनियर सर्च एंड बबल सॉर्ट। काउंटिंग में क्या करते हैं कि हमें गिनना है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं 0 से, और इसमें इंक्रीमेंट बाय 1 करते रहते हैं। टोटलिंग को भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, इसमें नंबर को ऐड करते रहते हैं। तो हम ये कहते हैं काउंटिंग इज इक्वल टू 0, काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1, टोटल इक्वल्स टू 0, टोटल इक्वल्स टोटल प्लस समथिंग।
जो भी है समथिंग, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, प्राइस हो सकते हैं, सही मार्क्स हो सकते हैं। हाईएस्ट का फार्मूला है कि हाईएस्ट इक्वल्स टू 0 इफ नम इज ग्रेटर देन हाईएस्ट इज इक्वल्स टू नम, और लोएस्ट इज इक्वल्स टू 0 इफ नम इज लेसर देन लोएस्ट इज इक्वल्स टू नम। है। चलो तो इक्वल 100। 100। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट, वो भी हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं। सही फ्लो चार्ट के जो सिंबल हमारे पास हैं वो 6 सिंबल्स हमारे सिलेबस के अंदर है। एक स्टार्ट और एंड है, ये ओवल होता है, फिर रेक्टेंगल है, प्रोसेस होता है, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, अपना रोम्बस जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रोसीजर और फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं लेकिन उसको डबल लाइन बॉर्डर बना देते हैं दोनों साइड से। ठीक है, और फ्लो एरोज हैं जो कि बताती हैं कि किस डायरेक्शन में अब फर्दर फ्लो करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग हैंडलिंग के हमारे पास 4 फंक्शन है। एक है लेंथ, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। एक सब स्ट्रिंग है, ये क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग में से किसी पार्ट को रिटर्न करेगा। एक यू केस है, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक एल केस है, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। एक राउंड है, ये किसी भी नंबर में नंबर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट को डिसाइड करेगा, सेट करेगा, डिसाइड नहीं सेट करेगा। आप बोलेंगे 1 तो वो 1 डेसिमल पॉइंट कर देगा, 2 बोलेंगे तो 2 कर देगा, 0 बोल देंगे तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, सारे डेसिमल पॉइंट को हटा देगा, होल नंबर बना देगा। ठीक है, यानी किसी नंबर को अगर होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको राउंड कर देंगे हम 0 प्लेसेस के लिए। हाँ, जैसे आप सपोज किया कि आपके पास लिखा हुआ है प्राइस इज इक्वल टू 75.9, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, हम क्या लिखेंगे, राउंड। इसको प्राइस को कितने प्लेसेस के लिए, 0 प्लेसेस के लिए, तो ये क्या देगा, 75.9 लिखना है या प्राइस 76 हो जाएगा। जो हम ये प्राइस लिख रहे हैं सर आपकी मर्जी है, वेरिएबल लिखें, आप चाहें तो 75.9 लिख दें। ये क्या कर देगा, इसे राउंड कर देगा और 76 कर देगा। सही, तो ये क्या हो गया आपके पास, राउंड। राउंड क्या कर रहा है, आप कहते हो कि नहीं मेरे पास जो वैल्यू लिखी है उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। जैसे आपने कहा कि मेरे पास प्राइस लिखा हुआ है 30, इसको 2 प्लेसेस तक चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, राउंड प्राइस कॉमा 2, क्या हो जाएगा 30.00। सही है। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक है रैंडम। रैंडम क्या करेगा, कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 एंड 1। हैं? इसमें ये भी है। रैंडम क्या करेगा भाई, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 एंड 1। सपोज कि आपको जो है एक रैंडम नंबर चाहिए 0 और 20 के बीच में, 1 और 20 के बीच में, 1 to 20। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रैंडम, सही, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20 से। तो ये एक नंबर देगा जिसकी रेंज होगी 0 से 19.999। हमें नंबर चाहिए, होल नंबर चाहिए 1 से 20। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 इसको से 19.999 1 से 20 चाहिए, INT रैंडम। फिर 0 से तो नहीं हो सकता कि फिर 0.5 भी दे दे, तो 1 से ही होगा ना। नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अभी तो हाँ मुझे, लिखा ये देगा फ्रॉम 0 to 19.999। हाँ तो अब इसको अगर मैं तो 1 से राउंड 0 कर दूं, सही, अगर मैं इसको राउंड कर देता हूँ 0, लेकिन राउंड लिखा है रैंडमली। इंटीजर कर, इंटीजर क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देगा। हाँ। तो क्या आएगा,
ये आएगा 0 से 19 तक का नंबर जनरेट होगा। सही। इसमें मैं कर दूं अगर INT रैंडम +1, तो अगर 0 जनरेट होगा तो 1 हो जाएगा, 19 जनरेट हुआ तो 20, तो आपकी वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर 20 तक आ जाएगी। रैंडम सही है बेटा, कुछ समझ में आ रहा है हसन? मुस्तफा? जी सर समझ आ रहा है। जी सर। हाँ बोल रहा है। जी सर समझ आ रहा है। हाँ समझ गया मैं। फुटबॉल अच्छा भाई, फिर उसके बाद वापस है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर सिस्टम की डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के अंदर क्या क्या काम होता है? एनालिसिस के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है। लिखें ये, नोट करें, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है। पहला काम तो इस एनालिसिस में ही होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर आप अपने डेटा में से जो अननेसेसरी डेटा है उसको डिलीट कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, फिल्टर लगा देते हो, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। याद होगा आपको। ठीक है, फिर आप अपने प्रोग्राम को, अपने टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। जब ये हो जाता है तो आप आते हो डिजाइन स्टेज पे। डिजाइन स्टेज के अंदर आप इसका डिजाइन बनाते हो। किसी भी सॉल्यूशन का जो डिजाइन होगा वो 3 मेथड से हम बना सकते हैं, अभी हमने बात की थी। डिजाइन ऑफ अ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड है। क्या है बताएं? तो 4 नहीं हो गए थे क्योंकि असाइनमेंट भी हो गया था। वो तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। वो फिर ये हो गए सीक्वेंस सिलेक्शन और रेपिटेशन। कंट्रोल स्ट्रक्चर, हाँ डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन के मैंने आपको 3 स्टेजेस बताए थे। एल्गोरिथम वेरिएबल एल्गोरिदम, डिजाइन ऑफ सॉल्यूशन को एल्गोरिदम कहते हैं। इसके 3 स्टेजेस हैं, 3 मेथड से। सर स्ट्रक्चर, काउंटिंग टोटल स्ट्रक्चर चार्ट लिखने, स्ट्रक्चर डिजाइन, चार्ट, डिजाइन नहीं डिजाइन, सूडो कोड, ठीक है, फ्लो चार्ट। सर फ्लो चार्ट्स आई मीन वो लॉजिक गेट्स कब करेंगे, वो भी आ रहा है पेपर में। हाँ अभी करते हैं लॉजिक के चार्ट फ्लो चार्ट। तो हमारे मॉक में तो नहीं आया ना वो क्या स्लो नहीं फ्लो क्या कहते हैं लॉजिक गेट अरे मॉक में आ नहीं आ रहा रहा है। आ रहा है भाई। फिर उसके बाद हम कोडिंग करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और जब कोड लिख लेते हैं तो फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सही। अच्छा, फिर उसके बाद हमने डेटाबेस पढ़ा था। हमने कहा था डेटाबेस जो है ऑर्गेनाइज्ड एंड परसिस्टेंट कलेक्शन ऑफ डेटा है। ये डेटा हमने अरेंज किया होता है रोज एंड कॉलम में। रोज को हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, कॉलम को हम फील्ड कहते हैं, और वो फील्ड जिसके अंदर यूनिक डेटा आइटम हो उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 इसमें फील्ड्स। ठीक है, अच्छा आपसे कह रहा है कि सिक्वल लिखें सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखने के लिए। तो अगर इस टेबल का नाम स्टूडेंट है तो हम इसका रिकॉर्ड देखने के लिए क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। सही है। ये की लाइन में नहीं आता सेलेक्ट ऑल फुल स्टूडेंट। अच्छा, आप 3 लाइनों में भी लिख सकते हैं और 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। 3 लाइनों में लिखने में आपको एडवांटेज होगा। क्या एडवांटेज होगा कि आपसे लिखने में गलती नहीं होगी। सपोज कि हमें ओ लेवल स्टूडेंट्स के
नाम और मार्क्स चाहिए। हम्म। किनके नाम और मार्क्स चाहिए? ओ लेवल स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, ये डिस्प्ले नेम एंड मार्क्स ऑफ ओ लेवल स्टूडेंट। सही। अब इसको हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सेलेक्ट क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे सेलेक्ट हाँ भी क्या शो करना है हमें? नेम एंड मार्क्स। तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स। ठीक है, पहली लाइन में ये हो गया। फ्रॉम, फिर हम स्टूडेंट का टेबल का नाम लिखेंगे। सपोज के स्टूडेंट का टेबल का नाम है स्टूडेंट, ये दूसरी लाइन में हो गया। फिर हम कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन थी? ओ लेवल स्टूडेंट वेयर क्लासेस हो जाएगी। क्लास इक्वल्स ओ लेवल और टर्मिनल लगेगा या एरो लगेगा? इक्वल लगेगा कि कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर वो कह सकता है कि मार्क्स का एवरेज निकाल दो, पास वालों को काउंट कर दो, ओ लेवल वालों को काउंट कर दो, ए लेवल वालों को काउंट कर दो। तो अगर काउंट करना होता तो हम लिखते हैं सेलेक्ट काउंट। ठीक है ना? ये आपसे कहता है कि आपको मार्क्स निकालना है किसके? स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स निकालने हैं टू डिस्प्ले टोटल और एवरेज कर दो। टोटल ऑफ होल क्लास। एवरेज भी कर दो। और देखेंगे एवरेज को फंक्शन। अच्छा भी क्या होगा भाई? हम क्या लिखेंगे? टोटल ऑफ होल क्लास। ठीक है, सर टोटल मार्क्स ऑफ। जी बेटा सर बोले। आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? शुरू कोड थोड़ी लिख रहा हूँ मैं तो मैं सर तो डेटाबेस में हूँ भाई, डेटाबेस। आमिर है। हाँ, डेटाबेस है, डेटाबेस है। हाँ, क्या करेंगे हम लिखेंगे सेलेक्ट। क्या सेलेक्ट करना है हमें? सम। किसका सम निकालना है हमें? मार्क्स। सही। फ्रॉम, किस टेबल से? टेबल का नाम भी तरह से मार्क्स है। सही। तो यहाँ आप लगा दें सेमी कॉलन अगर सबके मार्क्स का सम निकालना है। सही बेटा, ये हो गया एट अ ग्लैंस। और भी कुछ चीजें होंगी जो हम देखेंगे। एवरेज का इसमें है ना, क्या करेंगे? सेलेक्ट एवीजी मार्क्स फ्रॉम। अच्छा, तो बस सम के अलावा एवीजी लिखना है। हाँ, एवरेज के लिए एवरेज, मैक्स के लिए एमएक्स है, मिनिमम के लिए एमआईएन है। अच्छा, काउंट के लिए काउंट है फ्रॉम स्टूडेंट्स। या कंडीशन भी लगा सकते हैं वेयर क्लास इज इक्वल टू ओ लेवल या वेयर क्लास इज इक्वल टू ए लेवल। तो ए लेवल वाले बच्चों का एवरेज निकालेगा, ओ लेवल वाले बच्चों का एवरेज निकालेगा। अच्छा, इधर आपने लिखा है फ्रॉम मार्क्स, तो ये फ्रॉम स्टूडेंट नहीं होगा? टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम स्टूडेंट ही होगा। सॉरी। सही है, समझ आ गया। चलिए, अब देखें ये आपके पास है जनरल गाइडेंस फॉर द पेपर 2। यस इब्राहिम, रीड इट। When drawing logic gate diagrams, repeat the process backwards to make sure your answer is correct. For example, draw the diagram for the statement, then write the statement or your diagram and make sure you have answered the algorithm questions in the way they want the answer. Mm. The question asks for a flowchart, make sure you draw a flowchart. If a question asks for a description, then only drawing a flowchart or writing code will not be acceptable. Split your time appropriately between the scenario question at the end of the paper and the rest of the questions. You should spend approximately 30 minutes on the scenario question.
Do not got too much over this, otherwise you will not have enough time for the rest of the paper. If you get stuck on an algorithm, don't spend a long time trying to fix it. Move on and you can always come back later after you've answered the other question. In that time away, you might be able to look at it afresh. Test on any algorithms you write. Use some sample data and work through each line of your algorithm to make sure it works. If it doesn't, then you should be able to find out where the problem is. Check your spelling and case, lower or upper, especially with any database questions. For example, queries. Spelling and case must be exact. If in the database table it is called house, then writing house is inaccurate. If you have answered each question, check the words you have used against those in the question. If a question asks for an example, make sure you give one, as there will be at least one mark available. गुड। अच्छा भी, अब हमारे पास ये है एक लर्नर गाइड, ठीक है। इस लर्नर गाइड के अंदर आपका पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस है। अच्छा, इसके अंदर 3 हमारे पास मार्किंग है, एक है रेड, एक है अंबर और एक है ग्रीन। रेड का मतलब ये कि आपको कुछ नहीं आता, अंबर का मतलब ये कि यू नो समथिंग, और ग्रीन का मतलब कि यू नो इनफ दैट यू कैन अपीयर इन एग्जाम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये आपके सामने रखा हुआ है, इसे देखें और अभी इसको मार्क करें, टिक करना है खाली, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि ये आपके लिए कोई आपके इसकी बेस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। करें, शाबाश, डू इट। देख लिया इब्राहिम? दोस्तों आपने तो प्रिंट आउट निकाल लिया है ना उसका? सर निकाल रहा हूँ मैं अभी। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या थे अभी हमने बात की? काउंटिंग, टोटलिंग, हाईएस्ट, लोएस्ट, और ये एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अ गिवन एल्गोरिथम। आपको कोई फ्लो चार्ट नजर आए, कोई सुडोकोड नजर आए, आप उसको पढ़कर ये समझ सको कि ये क्या कर रहा है। अगर आप इस अपने आप को समझते हो कि मैं ये समझ सकता हूँ, कि कुछ एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम, तो आपको फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, आप उसको देख के समझ जाओ कि फ्लो चार्ट क्या कर रहा है। ये सुडोकोड आपको नजर आ रहा है, आपने पढ़ा और आपको समझ में आ जाए कि ये क्या कर रहा है। ये सजेस्ट एंड अप्लाई है ना। आपको सपोज क्या मैं कहता हूँ कि आपको मार्क्स इनपुट लेने, नाम इनपुट लेना है, ग्रेड कैलकुलेट करना है, और ठीक है, तो अब आपको डेटा टाइप दिखाना है, पूछना है कि क्या डेटा टाइप होगी, तो नेम की क्या डेटा टाइप होगी, ग्रेड की क्या होगी, ग्रेड की रियल, ग्रेड, अच्छा मार्क्स नहीं ग्रेड, मार्क्स की क्या होगी, मार्क्स ठीक है, और नेम की स्ट्रिंग, ग्रेड की स्ट्रिंग, है ना। तो अगर आप डेटा टाइप समझते हो कि डेटा टाइप कितनी है और आपको कोई सिनेरियो दिया जाए, तो आप अंदाजा लगा लो कि आपको मालूम हो जाए कि मुझे कौन सी डेटा टाइप यूज करनी है। ठीक है, फिर कंप्लीट ट्रेस टेबल, ये फ्लो चार्ट का ट्रेस टेबल बनाना, इसको कहते हैं ड्राई रन करना। हाँ, वैलिडेशन चेक, क्या कहते हैं आपका, रेंज चेक, लिमिट चेक, टाइप चेक, फॉर्मेट चेक, किया हमने कि लेंथ चेक था, टाइप चेक था, वेल ये सब। फिर स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आता है हमारे पास, कि आपको एरर आइडेंटिफाई करना होते हैं। बेसिक डेटा टाइप 6 हैं, इंटीजर, रियल, बुलियन, स्ट्रिंग। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो साइड में लिख लो, ताकि आपको बाद में देखो तो आपको पता हो कि हाँ भाई। लूप,
इटरेशन, लूप, रेपिटेशन, फॉर टू नेक्स्ट, while do and while repeat until। इस वाले में सर वो तो नहीं है, क्या कहते हैं, बबल सॉर्टिंग और वो सब आएगा ना इसमें सब बबल सर सॉर्टिंग वगैरह आता है। सर किसमें? हाँ बोले। प्रोग्रामिंग का नंबर 4। प्रोग्रामिंग का कितने मार्क्स का पेपर है? प्रोग्रामिंग का नंबर 1 मिनट, प्रोग्रामिंग का 75 मार्क का पेपर होता है बेटा। इसमें बबल सही। सॉर्टिंग और लिनियर सर्च आता है। आता है क्यों नहीं आता? वो नहीं आता। एरेज में लिखा हुआ है ना, एरेज में आप ऐड कर लें 1 2 3 लिखा हुआ है ना, इसमें एक ऐड कर लें आप लीनियर सर्च, एक ऐड कर लें बबल सॉर्ट। बेसिक डेटा टाइप्स बेसिक डेटा टाइप वही थी, इंटीजर, रियल, बुलियन, स्ट्रिंग। इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी रूटीन हमने पढ़ा था, सब स्ट्रिंग, यू केस, एल केस, लेंथ, और हमने पढ़ा था राउंड, और हमने पढ़ा था रैंडम। अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ मेंटेनेबल प्रोग्राम। अच्छा, एक प्रोग्राम जो मेंटेनेबल होता है वो कौन सा होता है? जिसके अंदर आप जो है वो मीनिंगफुल आइडेंटिफायर आपने यूज किए हो, आपने जो है वो क्या कहते हैं आपका मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स यूज किए हो, आपने इंडेंटेशन यूज किया है, कमेंट यूज किया है, सर बिल्ट इन। जी बोले। सर आप वो जो स्पेसेस हैं और जो सारा फॉर्मेट है वो एक मिनट रिवाइज। मुस्तफा, एक, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? इसमें वो भी है बाय द वे, क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हो बेटा? बबल सॉर्ट एंड लिनियर सर्च। हाँ क्या बोल रहे हो मुस्तफा? तो मैं कह रहा हूँ आप वो रिवाइज करा सकते हैं कि हमने जो जिस फॉर्मेट में अपना कोड लिखना है कि स्पेस कहाँ देनी है, वो सब कहाँ करना है। वो तो अभी देखते हैं। अभी अभी तो आप जो काम मैंने अभी बोला है वो करें, सही इनको है। देखें, इसको वो करें। One D and 2D arrays तो ये क्या है, write values into and read values from an array using iteration। हाँ, आपको सपोज किया वो कहता है कि डिक्लेयर एन array टू स्टोर नेम ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इनपुट एंड स्टोर नेम। तो अब क्या होगा कि आप डिक्लेयर करोगे डिक्लेयर नेम अरे 1 to 100 ऑफ स्ट्रिंग, फिर आपने फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to फॉर डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर कर दिया, फिर आप क्या करोगे फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 100 और फिर इनपुट लेके अरे में स्टोर करवाओगे, या अरे में स्टोर की वैल्यू उसका आउटपुट दोगे। ये हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लाइब्रेरी रूटीन हमारे पास था यू केस, एल केस, सब स्ट्रिंग, लेंथ, राउंड, नीचे भी दिए हुए सारे, सब हो गए। ठीक है, गुड। मेरा मेन में है arrays और boolean logic। ये आपको करना है, ये इसमें आप देखो रेड कहाँ पर है, वो खतरनाक है। उसको सबसे पहला काम ये है कि उसको आप, मेरे को तो मेरा boolean logic में पूरा रहता है। अच्छा अभी शुरू करते हैं सर बुलियन लॉजिक। सर जी फिर arrays मेरे में भी वो अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ, सर bubble sort नहीं है। मुझे ठीक बुलियन लॉजिक, अरेज और जो पाइथन का थोड़ा बहुत है उसमें मसला है। ठीक है, बुलियन लॉजिक अभी शुरू करते हैं। और हसन सर साहब आप कुछ फरमाएंगे? सर मुझे अरेज में थोड़ा और वो बबल सॉर्टिंग लिनियर सर्चिंग में भी थोड़ा। ठीक है, सर बुलियन लॉजिक मतलब याद हो जाएगा तो फिर समझ आ जाएगा, बस थोड़ा याद नहीं है। हम्म, सर अभी हम लोग रिवाइज कर लें, कल बुलियन लॉजिक शुरू कर लें। अभी हम आज ही करके कल खत्म करेंगे ना। चले ठीक है।
सही है? हाँ भाई, शाजिब सही हो गया। हो गया। चलो बुलियन लॉजिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बुलियन लॉजिक सभी को प्रॉब्लम है। लेके आई नहीं आपके साथ से कभी किसी चलो तो बुलियन लॉजिक किसमें आएगा, पेपर 1 या पेपर 2?